सेल्फ सेटिस्फेक्शन भी नहीं था कि काम करते हैं कोई जानता नहीं है। दूसरा, सोसाइटी से इतना कुछ लिया है, कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं। हेल्पलेस जैसा भी फील होता था बहुत बार। मेंस का रिजल्ट को निरस्त कर दिया गया, भर्ती कोर्ट में जाती रहती है और प्रक्रिया भी बहुत लंबी हो गई। ऑफ कोर्स बहुत बार डिमोटिवेटेड भी फील हुआ, बहुत बार ऐसा भी लगा अच्छी वाली नौकरी कर रही थी, मैं कहाँ जा रही हूँ। मैं बिल्कुल इस बात के एकदम खिलाफ हूँ, जो भी कहता है पूरे दिन पढ़ो, 8 घंटे पढ़ो, 10 घंटे पढ़ो, मैं उससे थोड़ी सहमति कम रखती हूँ। मैंने होली हो, दिवाली हो, रंग खेलने के बाद में वापस जाकर नहा करके फिर भी पढ़ाई की है। मेरी मदर जिस दिन एक्सपायर हो गई थी, मैं एक रात रुकी और मैं वापस आ गई, मैंने फिर पढ़ाई की बिल्कुल, ये हमने सुना था। मैंने अपने आप को बहुत बार वापस समेटा है, वापस महसूस किया है कि हाँ, स्ट्रेंथन होने की ज़रूरत है। सामने एक पहाड़ है पर कोई बात नहीं। नमस्कार, मैं अजय कुमार, आप देख रहे हैं बोल हिंदुस्तान। किसी ने सच कहा है कि वक्त लगा देते हैं कुछ लोग, लेकिन अगर फन को मनवा दें तो वही लोग उन्हीं को पलकों पर बैठा लेते हैं लोग। आज मेरे साथ वो शख्सियत है जो आरएस 2018 में टॉप किया है। मुक्ता राव जी आज हमारे साथ हैं। ये हमारे झुंझुनू और शेखावाटी के लिए बड़ी खुशी की बात है कि ये झुंझुनू की बेटी हैं, लाडली बेटी हैं और सीकर के एक छोटे से गांव नेत्रवास की, जहां इनका ससुराल है। वो आज हमारे साथ वो शख्सियत बातचीत करने के लिए मौजूद है। आपका बोल हिंदुस्तान में सबसे पहले तो स्वागत है और आपको ढेर सारी बोल हिंदुस्तान की टीम की तरफ से शुभकामनाएं। हार्दिक धन्यवाद सर। मेरा सबसे पहले सवाल यही है कि क्या लग रहा है, सभी का सवाल, बधाइयाँ आपको लगातार आ रही हैं कि कैसा फील कर रहे हैं इन बधाइयों को? जैसे घर में कोई नया मेहमान आता है, सब कितना खुश होते हैं जी। मुझे लग रहा है शायद आज पूरा राजस्थान मेरी फैमिली बन गया है। पिछले 2 दिन से मैंने कम से कम 1500 कॉल्स अटेंड किए हैं, 2000 से ज़्यादा तो अनअटेंडेड पड़े हैं, मैसेजेस, फ़ोन कॉल्स। उन सबको मैं कहना चाहूँगी आई एम सो सॉरी, मैं आपके कॉल का जवाब नहीं दे पाई। गिव मी सम टाइम, मैं रिवर्ट करूँगी। पर मेरी फैमिली बहुत बढ़ गई, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आप हजारों लोगों के रोल मॉडल बन चुके हैं, राजस्थान की वो लाडली बेटी बन चुकी है जो कोने कोने तक मुक्ता राव का जिक्र करते हैं। उन जो वो लोग हैं उनको क्या कहना चाहेंगे, उनकी खुशी का अंदाजा आप किस हिसाब से इजहार करेंगे? किसी के लिए रोल मॉडल बनना सर्टेनली बहुत खुशी की बात है जी। पर मैं चाहूँगी कि जिनको भी ऐसा लगता है कि मैंने कुछ अच्छा किया है, अगर वो मेरे भाई बंधु हैं तो वो अपनी लाइफ पार्टनर्स को, अपनी बहनों को मौका दें आगे बढ़ने का। और वो मेरी छोटी बहनें हैं तो प्लीज़ अपने आप को रोकिए मत, अपने सपनों को विंग्स दीजिए, मेहनत कीजिए। आई एम श्योर यू विल गेट सक्सेस। अब आपने सपनों की बात की, तो ये आरएस बनने का सपना कब आया, कैसे दिमाग में आया? आप तो एक भली भांति आराम से नौकरी कर रहे थे आईटी सेक्टर में, शायद जहाँ तक मुझे पता है। जी बिल्कुल, मैं 2005 से आईटी सेक्टर में काम कर रही थी और 2007 में शादी हुई, 2010 में बेटा हुआ, तब भी मैंने काम करना जारी रखा। लेकिन 2015 में बच्चा स्कूल जाने लगा तो मुझे लगा फाउंडेशन के लिए टाइम देने की ज़रूरत है। फिर एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन भी नहीं था कि काम करते हैं कोई जानता नहीं है। दूसरा, सोसाइटी से इतना कुछ लिया है, कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं। हेल्पलेस जैसा भी फील होता था बहुत बार। मेरी इस परेशानी को मेरे पेरेंट इन लॉज बहुत अच्छे से समझते थे। मेरे पिताजी ने मुझे कहा कि बेटे अपने पास किसी साधन की कमी नहीं है जी। और ऐसा नहीं है कि मैं नहीं चाहता तुम जॉब करो, पर मैं चाहता हूँ कि तुम ऐसा काम करो जो परिवार का नाम भी आगे बढ़ाए, समाज के लिए भी कंट्रीब्यूट कर पाएँ। तुम आरएस की तैयारी करो। मुझे लगा कहीं ओवर एज तो नहीं हो गई हूँ। मैंने देखा यूपीएससी के लिए मैं ओवर एज थी, लेकिन आरएस में तो सफिशिएंट टाइम था, तो मैंने आरएस की तैयारी करना शुरू किया। उनके आशीर्वाद, प्रेरणा, घर वालों सभी का आशीर्वाद, इनफैक्ट गुरुजन का आशीर्वाद, प्रत्येक उस व्यक्ति का सहयोग जो ज़िंदगी में किसी भी तरीके से जुड़ा हुआ हो, उन सब की प्रेरणा से सब। कभी कभी क्या होता है, हम उस समाज से आते हैं, गाँव के तबके से निकल कर आते हैं, वहाँ कई समस्याएं आ जाती हैं। तो कभी आपको लगा कि जो मैं जिस मोटिव को लेकर मैं आगे बढ़ रही हूँ, और कभी कोई परिवार में ऐसी समस्याएं आए, फिर कोई ऐसा डिप्रेशन टाइप, कि आपको लगे कि नहीं अब नहीं हो पाएगा, या फिर कंटिन्यू रखा कि कुछ भी हो आरएस तो क्रैक करना है? सर, लाइफ ना रोलर कोस्टर राइड रही है हमेशा से जी। प्री का रिजल्ट आया, उसको निरस्त कर दिया गया, दोबारा रिवाइज रिजल्ट आया, मेंस का रिजल्ट को निरस्त कर दिया गया, भर्ती कोर्ट में जाती रहती है और प्रक्रिया भी बहुत लंबी हो गई। ऑफ कोर्स बहुत बार डिमोटिवेटेड भी फील हुआ, बहुत बार ऐसा भी लगा अच्छी वाली नौकरी कर रही थी, मैं कहाँ जा रही हूँ। पर ऐसे समय पे परिवार ने जो मोटिवेशन दिया, उन्होंने बैकबोन की तरह सहारा दिया और मोटिवेशन सॉन्ग सुनती थी, बच्चे से बहुत प्रेरणा मिली। मैं जब भी लो फील करती थी वो मुझे हक करके बोलता था, मम्मा यू कैन डू इट। तो मुझे लगता है कि अपने आप को बिखर जाना बहुत बड़ी बात नहीं है, पर दोबारा समेटने के लिए जब हिम्मत चाहिए वो परिवार से। मतलब कहीं ना कहीं बच्चे को माँ मजबूत करती है और आपको बच्चे ने मजबूत किया है। हाँ, इट इज बोथ वे सर, बिल्कुल इट इज बोथ वे। एक कॉमन सा सवाल है सभी के मन में, आप आरएस 2018 में फर्स्ट रैंक लाए हैं और यहीं से ये सवाल उठ जाता है कि आरएस की जो फर्स्ट रैंक होती है और बाकी रैंकर्स होते हैं, उनमें कोई डिफरेंस होता है?
कि कोई तुलना की जा सकती है कि भाई आपने कुछ ज़्यादा पढ़ाई की, वो कहीं कमज़ोर हो गए? कतई नहीं, कतई नहीं। मैं अपनी सक्सेस को उन सबको समर्पित करना चाहती हूँ हु मेड इट टू द लिस्ट एक्चुअली। सर, ये बहुत सारे फैक्टर्स पर निर्भर करता है। मेरे मार्क्स और आई एम श्योर जो और कैंडिडेट्स हैं उनके मार्क्स में ज़्यादा नहीं, किसी से 2, किसी से 1 और हो सकता है किसी के साथ बराबर भी हो। अभी रिजल्ट्स मार्क्स आए नहीं है। जैसे पिछली बार रैंक 1 और रैंक 2 में सेम मार्क्स थे, सेम स्कोर था, सिर्फ एज का एडवांटेज मिला उन चारण सर को, तो रैंक 1 हो गए। तो मुझे लगता है जिसने भी मेंस पास किया है, इंटरव्यू क्वालिफाई किया, वो ऑल आर इक्वली कॉम्पिटेंट। मतलब जिन्होंने भी रैंकर्स हैं वो सारे उतने ही बराबर है सर। ऐसा हो सकता है कि कॉपी चेक करते वक्त कोई प्रश्न का उत्तर किसी को ज्यादा अच्छा लगा हो एग्जामिनर को, किसी का कम अच्छा लगा हो, बट वी ऑल आर द सेम, वी ऑल शैल बी। अब राजस्थान के आपने इतनी बड़ी एग्जाम क्रैक की है, सीधी सी बात है कि बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, तो सभी के मन में एक जो पढ़ने वाले लोग हैं, खासकर जैसे ही मैंने कल उनको बताया कि मैं आरएस टॉपर का इंटरव्यू लेने जा रहा हूँ, तो मेरे लिए तो सबसे बड़ी बात थी कि मैं पहली बार आरएस टॉपर का इंटरव्यू ले रहा हूँ। और तमाम दर्शकों को बता दूं कि मेरे ही गांव के पास के आप हो, ये भाई हो गए। हाँ, मेरी बड़ी बहन का मैं इंटरव्यू लेने जा रहा हूँ, तब उनके मन में ये सवाल आए कि हम भी तैयारी कर रहे हैं। और उनसे ये जरूर पूछना कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करते थे आप, कि क्या पूरे दिन पढ़ना पड़ता है या फिर जो पूरे दिन तो नहीं पढ़ना पड़ता। मैं बिल्कुल इस बात के एकदम खिलाफ हूँ, जो भी कहता है पूरे दिन पढ़ो, 8 घंटे पढ़ो, 10 घंटे पढ़ो, मैं उससे थोड़ी सहमति कम रखती हूँ। ऐसा हो सकता है कि उनका परसेप्शन हो, हर आदमी की अलग तरीका है पढ़ने का, लेकिन 4 से 5 घंटे की रेगुलर सिटिंग, और ये एक ऐसी पढ़ाई इसमें कंसंट्रेट होना ज़रूरी है। जैसे फॉर एन एग्जांपल, आपने किसी भी एक टॉपिक को शुरू किया, अब यदि आप 15 मिनट बाद उठ गए, डिस्ट्रैक्ट हो गए, आधे घंटे में उठ गए, तो उसकी गहराई तक आप पहुँच ही नहीं पाएंगे। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि एट वन प्लेस आप कम से कम 1 घंटे की सिटिंग करें, फिर 10-15 मिनट का ब्रेक दें, फिर 1 घंटे की सिटिंग करें, और अपने आप को सच बोलें। हम दुनिया में सबको झूठ बोल सकते हैं, खुद की आत्मा को झूठ नहीं बोल सकते। झूठ नहीं बोला जा सकता। अपने आप से पूछिए कितने घंटे पढ़े, और हर रोज उसको इम्प्रोवाइज करने की कोशिश कीजिए। छोटे छोटे गोल्स बनाइए और वो गोल्स को स्टिक रहिए उन पे, उनसे डगमगाइए मत। मैंने होली हो, दिवाली हो, रंग खेलने के बाद में वापस जाकर नहा करके फिर भी पढ़ाई की है। मेरी मदर जिस दिन एक्सपायर हो गई थी, मैं 1 रात रुकी और मैं वापस आ गई, मैंने फिर पढ़ाई की है। बिल्कुल, ये हमने सुना था। मैंने अपने आप को बहुत बार वापस समेटा है, वापस महसूस किया है कि हाँ, स्ट्रेंथन होने की ज़रूरत है। सामने एक पहाड़ है, पर कोई बात नहीं, मांझी जी ने भी तो जीता था, तो हमें तो इतना बड़ा संघर्ष नहीं करना है, सिर्फ 3-4 साल की बात है, जीत जाएंगे, तो हो गया सर। अब आरएस की जब आप तैयारी करते हैं तो कोई कंसेप्चुअल सब्जेक्ट होते हैं, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इनको तो आप एक कंसेप्ट होता है उस हिसाब से तैयार किया जा सकता है, लेकिन जीके को हो गया, यहाँ कैसे आप उनको कैसे याद किया जा सकता है, या हिस्ट्री हो गई, उसको आप कैसे मैनेज करते हैं कि भाई कैसे नोट्स? जैसे आरएस का पैटर्न आप देखेंगे ना, तो बहुत टाइम से ये कंसेप्चुअल की तरफ मुड़ रहा है। अच्छा। ऑफ कोर्स 2 नंबर के जो सवाल है उसमें भी शायद पूछे जा रहे हो कि इसके 4 भेद बताइए, इसकी 4 पुस्तकों के नाम बताइए, उनको तो याद ही करना पड़ेगा, पर इट इज़ मोर और लेस कंसेप्चुअल बेस्ड एग्जामिनेशन। दूसरा, जैसे कि अनुदीप दुरीशेट्टी सर ने कहा है, ही इज़ IAS टॉपर, वो कहते हैं कि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हों और आप अगर उनमें फैक्ट्स का तड़का लगा दें, स्प्रिंकल कर दें, तो आपका आंसर बहुत खूबसूरत हो जाता है। ये बात मैंने उनसे सीखी, और इनफैक्ट उनके द्वारा शेयर किए गए नोट से भी मैंने बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, इनफैक्ट मैंने उसको इस्तेमाल भी किया है। तो कंसेप्ट को अच्छे से याद कीजिए और फैक्ट्स को समराइज करके अलग से फैक्ट शीट बना लीजिए। दोबारा याद करने के लिए आपको कंसेप्ट को रिवाइज नहीं करना है, सिर्फ फैक्ट्स को रिवाइज कीजिए एंड मोमेंट तक, एंड आई एम श्योर आप उसको अगर इस्तेमाल कर पाते हैं, जो आपने लिखा है डिलीवर कर पाते हैं, तो एग्जामिनर को सिर्फ डिलीवरी दिखती है, उनको नहीं दिखता आपने कितना पढ़ा है, कितनी सारी किताबों से पढ़ा है। उनको सिर्फ वो दिखता है जो आप आंसर शीट में लिख के आए हो। तो लेखन का अभ्यास कीजिए, हो जाएगा। जैसे जैसे बड़ी बड़ी कोचिंगें होती हैं, जैसे रिजल्ट आता है तो उनके तो बड़े बड़े होर्डिंग्स, बैनर लगने लग जाते हैं कि इतने सिलेक्शन हमारी कोचिंग से, इतने हमारी कोचिंग से, और बड़ी बड़ी पब्लिकेशन की जो बुक होती हैं उनके पीछे कई स्टूडेंट होते हैं, वो भ्रमित हो जाते हैं कि क्या पढ़ा जाए, कोई क्राइटेरिया नहीं होता कि जितनी बुक्स हों उतनी कम हो। फिर आप एक तरफ नोट्स होते हैं खुद के बनाए हुए, तो आप कैसे उनको तैयार करते थे कि भाई कौन सी किताब को पढ़ा जाए, या फिर कैसे नोट्स तैयार किए जाएं, कैसा तरीका हो आपका पढ़ने का? सर, सबसे इम्पोर्टेंट है कि गवर्नमेंट ऑथेंटिक बुक्स को रेफर किया जाए। जैसे 6ठी से लेकर 12वीं तक की राजस्थान बोर्ड की जो बुक्स हैं, उनसे अच्छा और क्रिस्प लिखा हुआ मुझे कहीं दिखा नहीं। हालांकि वो हिंदी मीडियम में है और मैंने इंग्लिश मीडियम में एग्जाम दिया है, मैंने उनको खुद अपने हाथों से ट्रांसलेट करके इंग्लिश में लिखा है नोट्स बनाते वक्त।
पर उससे मुझे एडवांटेज ही मिलता कि मुझे शायद पेपर 4 में मेरी ट्रांसलेशन की तैयारी हो गई, इंग्लिश का पेपर अच्छे से तैयार हो गया। तो इसको चैलेंज नहीं, मैंने इसको अपॉर्चुनिटी की तरह लिया। दूसरा मैं चाहूँगी कि हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताब जो हमारी राजस्थान साहित्य अकादमी छपती है उनको प्लीज़ रेफ़र कीजिए। वो बहुत ही ऑथेंटिक हैं, बहुत ही करेक्ट उसमें हुआ है, और इनफैक्ट कहीं ना कहीं एग्जामिनर भी उन्हीं को बेस बना करके सवाल बनाते हैं। इन दोनों के अलावा सरकार का जो भी पब्लिकेशन आता है, सुजस मैगजीन है और इकोनॉमिक रिव्यू है, सरकारी बजट है, बजट का सीएम सर का भाषण है, उनमें जो योजनाएं हैं उनको रेफर करते हैं। और मुझे लगता है लास्ट रिजॉर्ट के अगर रूप में अगर कुछ भी बच गया तो हमारे सरकार की जो वेबसाइट है वो वेबसाइट बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अब जैसे आपके कई इंटरव्यूज हो गए, उसमें ये तो हमें पता चल गया है कि आप काफ़ी दिनों से, काफ़ी सालों से टीवी नहीं देखते हैं। हाँ सर, मैं टीवी इनफैक्ट सालों से नहीं, शायद ये मेरे जीवन का रूटीन ही है कि मैं टीवी देखना पसंद नहीं करती, लेकिन टीवी ने मुझे बहुत कुछ दिया। मैं बताती हूँ, मैं हिंदी माध्यम से हूँ बीएससी तक जी। उसके बाद मैंने एमसीए किया एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मैंने एमसीए टॉप भी किया और आईटी इंडस्ट्री में भी काम किया। इंग्लिश अच्छी हो गई, उसमें डीडी1 का बहुत बड़ा योगदान है। अच्छा। अजीब सी बात लगती है, लेकिन मैं तीसरी भाषा में आने वाली फिल्म जो संडे को दोपहर में आती थी वो देखती थी विद सबटाइटल्स इंग्लिश में आते थे, और उसको बिल्कुल फास्ट साथ साथ पढ़ती थी समझने के लिए कि मूवी में क्या चल रहा है। उसने मुझे बहुत सारी अंग्रेजी सिखाई। मैं डीडी1 पे आने वाली इंग्लिश न्यूज़ को भी हमेशा फॉलो करती थी बचपन से जी। इनके अलावा मैंने टीवी नहीं देखा। हाँ, ये बात सच है कि 2001 में मैं जयपुर आ गई थी एमसीए करने के लिए, उसके बाद मैंने टीवी नहीं देखा। अब जैसे पब्लिकेशन की बुक होती हैं, कई बड़े बड़े पब्लिकेशन की बुक होती हैं, उसके साथ ही आप देखें कि इसको नोट्स अगर आप तैयार कर रहे हैं एक तरीके से, वो फिर आप उसको लेकर आगे क्या कैसे प्रिपेयर करते हैं, उस नोट्सों को कैसे कॉपी तैयार करते हैं? एग्जाम्पल बता देती हूँ सर आपको। फॉर एग्जाम्पल जैसे राजस्थान हिस्ट्री का मुझे क्लास 7 की किताब पढ़नी है, ठीक है, मैं उस किताब को एक बार पढ़ूंगी बिना सोचे समझे कि मुझे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, चलने दीजिए, बस रीड कर लीजिए, ठीक है। फिर उसके लिए टारगेट होगा कि 2 दिन में मुझे किताब पढ़ के खत्म करनी है, समझ के नहीं, सिर्फ पढ़ के खत्म करनी है। फिर मैं तीसरे दिन उसको फिर पढ़ूंगी, लेकिन इस बार मैं एक पेन लेके बैठूंगी, जो मुझे नहीं आता मैं उसको अंडरलाइन कर दूंगी। तीसरी रीडिंग में सिर्फ वो पढ़ूंगी जो मुझे अंडरलाइन दिख रहा है, और उसमें से मुझे क्या याद नहीं हुआ मैं उसको किसी पेज पे शिफ्ट करके लिख लूंगी। अच्छा। तो इस प्रकार से मैंने 200 पेज की बुक को समराइज 10 पेज में कर लिया। अब मुझे याद है कि मैंने इनको सिर्फ 10 पेज को रिवाइज कर लूंगी तो मेरे लिए पूरी बुक कंठस्थ हो गई है, ठीक है। तो मैंने इस स्ट्रेटजी को अपनाया, और मैं आप सबसे कहना चाहूंगी कि ज्योग्राफी अपने आप में जैसे बहुत बड़ा सिलेबस का पार्ट है। हाँ। और उसमें राजस्थान ज्योग्राफी भी है, इंडिया ज्योग्राफी भी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी भी है। मेरे पास उसके सिर्फ 11 पेज के नोट्स हैं। अच्छा। और मैं सिर्फ उन 11 पेज को अगर रिवाइज कर दूं तो मुझे यकीन है कि यही कंफ्यूजन शायद सबसे बड़ा होता है कि इतनी बड़ी किताब से ना वो 11 पेज का नोट्स कैसे बनाएं। सबसे बड़ा कंफ्यूजन सर ये होता है जिस दिन आपने शुरू किया ना पढ़ना, उसी दिन नोट्स बनाना शुरू कर देते हैं। अच्छा। कम से कम 2 रीडिंग दीजिए, कम से कम, उसके बाद में आप नोट्स बनाना शुरू कीजिए, और अपने नोट्स को दोबारा क्रिस्प कीजिए, क्योंकि शुरुआत में मेरे नोट्स में शायद 50 पेज के होते थे हर सब्जेक्ट के। मैंने उनको जब सेकंड शिफ्ट ली तो मेरे वो 10-11 पेज में नहीं पढ़ते। जैसे जैसे आपको मसाला जो होता है, मेन मसाला करीम जिसे कहते हैं, कॉन्सेप्ट को समझ में आया कि आपको सिर्फ फैक्ट चाहिए। अब फैक्ट में भी जैसे राजस्थान की पॉपुलेशन कितनी है, या इनफैक्ट राजस्थान का आपने 5 बार पढ़ लिया कि राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, तो उनको दोबारा एक शीट पे लेने की जरूरत भी नहीं है, वो तो कंठस्थ ही हो गया है। तो जो चीज़ कंठस्थ हो गई उसको बिल्कुल मत लिखिए रिवीजन के लिए भी, सिर्फ वो लिखिए जो आपको अभी तक याद नहीं है। उससे आपको मेन एग्जाम में बैक टू बैक पेपर होते हैं, बीच में सिर्फ 2 घंटे का गैप मिलता है। 2 घंटे में आपको खाना भी खाना है, थोड़ा रिलैक्स भी होना है, और फिर रिवाइज भी करना है, तो उस टाइम हेल्प करता है। यहाँ पे उन पब्लिकेशन की जो बुक हैं, इनके अलावा न्यूज़पेपर का कितना रोल है? न्यूज़पेपर सर, नो न्यूज़ इज़ अ गुड न्यूज़ वैसे सब लोग बोलते हैं, क्योंकि न्यूज़पेपर में खोलो तो कहीं एक्सीडेंट, कहीं किसी ने किसी का डाका मार दिया, ऐसी जो न्यूज़ है ना उनसे अपने आप को दूर रखना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि सिर्फ हेडलाइन देख लें क्या इंपॉर्टेंट है, और डायरेक्ट जंप कर जाएं। जो हमारा एडिटोरियल पेज आता है उसके उसमें समीक्षाएं आती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉइंट्स आते हैं। तो सरकार की योजनाओं के जितने एडवर्टीजमेंट्स आते हैं उनको ज़रूर देखें हर न्यूज़पेपर में। उनके अलावा कोई नई घोषणा हुई है उनको देखें, और डायरेक्ट एडिटोरियल पर जंप कर जाएँ। खेल में भी मैं कहूँगी, खेल के लिए अगर देखना है तो राजस्थान की जो प्रकाशन है सुजस मैगजीन, उसको रेफर कीजिए, उसके अलावा कुछ खास नया नहीं आता है। अब जैसे ये तैयारी करते हैं आप, किसी भी कोई भी एग्जाम की तैयारी करता है कोई भी स्टूडेंट, तो उनके परिवार में समस्याएं आती है, बेसिक समस्याएं सभी के परिवार में आती हैं, तो उनको लेकर क्या कहना चाह रहे हैं कि आप कैसे आगे बढ़ें? जैसे आपकी भी आई थी, लेकिन आप जैसे बता रहे थे कि आपके घर पे ऐसे कोई घटना हो गई थी। मैं अभी रॉयल ग्रीन में खड़ी हूँ, यहाँ पे एक बार आग लग गई थी, है ना। अगर हम सिर्फ ये कहें कि आग लग गई तो गड़बड़ है, हमें होज रील भी बनी हुई है, यदि हम उनको तोड़ करके आग बुझाएं तो मुझे लगता है इट टुक ओनली 5 मिनट्स फॉर अस टू कवर अप दैट।
तो मान लीजिए सांप आ गया, हम कह रहे भागो भागो सांप आ गया, सांप आ गया, लेकिन अगर हमारे पास कोई स्टिक हो तो हम उसको किनारे कर सकते हैं, मारना तो गलत है। हाँ, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि प्लीज़ इसका गाना मत गाइए कि ये समस्या है, ये हो गया, वो हो गया। लेट्स सी कि हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। समस्या सबके घरों में आती है, सबके जीवन में आती है सर, और कई प्रकार के झटके झेलने पड़ते हैं, पर वो तो इट्स अ पार्ट ऑफ अगर विजन ले रखा है तो फिर थोड़ी सी सॉल्यूशन सेंट्रिक अप्रोच रखेंगे तो कुछ भी हो जाएगा सर। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगी, मैं बहुत बड़ा इंसान तो नहीं हूँ, पर मैं अपने घर में एक बैग हमेशा ऐसा तैयार रखती हूँ जिसमें मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स, मेरे हस्बैंड के सारे डॉक्यूमेंट्स, मेरे बच्चे के हों, हमारे बैंक के सारे कागजात हों, ताकि कोई भी ट्रेजेडी हो उस बैग को लेके भाग लो, पीछे कुछ नहीं बचा है, सिर्फ फर्नीचर। हाँ, ये तैयारी मैंने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट से सीखी। वो कहते हैं ऐसा बैग होना चाहिए आपके पास में जिसका सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हो, आपके खाने जीने लायक उसमें सामान हो, टॉर्च हो, इवन माचिस हो, तो ऐसी चीजें होनी चाहिए। तो आप सीखिए, लोग आपको बहुत सारी प्रेरणाएं दे रहे हैं। एक सवाल सबसे कॉमन सवाल है कि हिंदी मीडियम, जैसे कि आपने बताया कि आप हिंदी मीडियम से हैं, लेकिन ये कई लोग मानते हैं कि इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट होते हैं वो हिंदी मीडियम के कंपेयर में जल्दी आरएस क्रैक कर पाते हैं। अगर ऐसा है, आप संख्या देखेंगे तो हिंदी का बहुत बड़ा योगदान है। मुझे लगता है एग्जैक्ट फिगर तो मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन शायद 20% के आसपास ही होंगे जो इंग्लिश मीडियम से होंगे। बाकी सारे जो बंधु हैं, बहनें हैं, वो सब 80% के आसपास हिंदी मीडियम से हैं, क्योंकि हम प्रीडोमिनेटली हिंदी मीडियम स्टेट में हैं। हमारी जो राज्य भाषा है वो भी हिंदी है, हमारे सरकारी संस्थान वो भी सारे हिंदी में, और इनफैक्ट प्राइवेट भी बहुत सारे संस्थान हिंदी में पढ़ाते हैं, और मटेरियल भी हिंदी में अवेलेबल है। मेरे लिए तो एक चैलेंज था कि मैं हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रही थी, तो मुझे तो डबल एफर्ट लगाने पड़े। तो मीडियम इज ज़्यादा डिपेंड वेयर कंसिडरेट सर, कोई फर्क ही नहीं पड़ता आप क्या मीडियम लेते हैं। इंग्लिश मीडियम में लेने का बस एक फ़ायदा है, मुझे जो महसूस होता है कि आप फास्ट लिख पाते हैं, क्योंकि पेन नहीं उठाना पड़ता। हिंदी में जैसे अ लिखा और मात्रा लगाने के लिए पेन उठाना पड़ता है, पर वो आप अभ्यास से बढ़ा सकते हैं। वो धीरे धीरे जैसे जैसे अभ्यास कर लीजिए, बढ़ जाएगी। एक सबसे बड़ा सवाल और है कि आप मैरिड हैं, झुंझुनू की बेटी हैं और सीकर आपका ससुराल है, तो मैरिड वूमेन होते हुए, नौकरी करते हुए, नौकरी को छोड़कर फिर एक बच्चे की माँ होते हुए, ये सारे जो काम थे उनके बाद में आपने आरएस की फर्स्ट रैंक हासिल की है, तो उन तमाम लोगों के लिए क्या है जो मैरिड हैं और जो सपने देखे थे उन्होंने शादी से पहले कि मुझे भी कुछ बनना है, किसी फील्ड में जाना है, और वो नहीं कर पाए, तो उनके लिए क्या कहना चाहिए? मेरे भाई, मैं चाहूँगी कि आप ना लिस्ट निकालिए, देखिए आपको इतनी सारी टीचर्स मिलेंगी जो ऑलरेडी शादीशुदा है, बच्चे की माँ है, स्कूल में पढ़ा के भी आती हैं, घर में एक शिफ्ट करके आती हैं, स्कूल में शिफ्ट करके आती हैं और शाम को फिर से काम करती हैं। मैं तो फ्री थी, मेरे पास तो 4 घंटे उस टाइम पे बचे हुए थे, तो मैं तो अपने आप को, हाँ ऑफ कोर्स थोड़े चैलेंजेस हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, पर सहयोग भी तो है। दूसरा ये, मैं तो आज आशा कंडारा मैम को यहाँ से थैंक यू बोलना चाहूँगी, बहुत सारा मतलब उनके लिए प्यार, स्नेह, बहुत सारा नमन कि इतनी कठिन परिस्थितियों में 2 बच्चों की माँ होते हुए उन्होंने इतनी अच्छी रैंक हासिल की है, तो मेरा तो संघर्ष उनके सामने कुछ भी नहीं है सर। जी, आखिर में बोल हिंदुस्तान के दर्शक है यहाँ जो भी तैयारी जिस भी फील्ड में कर रहे हैं, उनके लिए मुक्ता राव जी का क्या संदेश होगा? 2 मिनट। सर, सपना देखो, उसके लिए मेहनत करो और सब कुछ भूल जाओ, इतना भूल जाओ कि कहाँ क्या चल रहा है, किसकी शादी है, किसके यहाँ बच्चा हुआ है, सारे सामाजिक दायित्वों को भी अगर आप 1 साल के लिए भूल जाते हो तो ये सेक्रीफाइस जो है ना आपको इतना पे करेगा, आप यकीन नहीं कर पाओगे। जिन लोगों से मैं 10 साल से टच में नहीं थी ना, उनका भी फ़ोन आया, मेरे स्कूल के टीचर्स का भी फ़ोन आया, 25 साल से जिन्हें कभी मिली नहीं उनका भी फ़ोन आया, और उन सब ने इतना गदगद किया। बिल्कुल। तो आपकी सफलता जो है ना आपको सबसे दोबारा मिला देगी। तो एक बार तैयारी के दौरान आपको सबसे कटना पड़े, कोई बात नहीं, आपकी सफलता सबको दोबारा ले आएगी। जैसे ही प्लीज मेहनत कीजिए। जैसे ही आपके बारे में हमें पता चला और ये पता चला कि आप हमारे गांव के पास हैं, तो ऐसे लग रहा था कि ये दीदी को तो हम काफ़ी दिनों से जानते हैं, हालांकि पहली बार मैं आपसे मिला हूँ। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं बोल हिंदुस्तान की तरफ से, जो आपने ये विजन लिया उसमें सक्सेस हासिल की है और राजस्थान का नाम रोशन किया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आभारी हूँ आपकी शुभकामनाओं के लिए। थैंक यू सर।